नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को लेकर होगा। सीटेट एसएसटी पॉलिटी स्पेशल हमारी क्लासेस चल रही हैं। सीटेट एसएसटी स्पेशल कोर्स को हमने यहाँ पर फ्रीली आप लोगों के लिए लॉन्च किया हुआ है। तो जो लोग एसएसटी में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं वो हमारी सभी वीडियोज़ को देखने के बाद में मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि आपके कम से कम भी नहीं तो आपकी 70% मार्क्स 70% मार्क्स आपके एसएसटी के अंदर, समझ रहे हैं, सीट बन जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ, पर शर्त यह है कि आपको मेरे सभी लेक्चर्स को देखना होगा। इसके बाद मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा तो मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम तो आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया 1935। यानी भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट कब की गई? तो आप क्या बताएंगे? भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट जो है वो कब की गई? वो की गई आपकी 1935 के अंदर। ठीक है, 1935 के अंदर फेडरल कोर्ट हमारा बनाया जाता है 1935 में, और इसके बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है उसके थ्रू हमारा सुप्रीम कोर्ट बना दिया जाता है। दिस कोर्ट सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन प्रोविंस एंड फेडरल स्टेट्स एंड हेयर्ड अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट्स। यानी इस कोर्ट को स्टैब्लिशमेंट करने का काम क्या था? जो उस समय हाई कोर्ट्स थे, हाई कोर्ट्स की जो अपील होती थी उनको एक तरीके से सुना जाए, उसको हायर एपेलेट अथॉरिटी बनाई जाए कोई। इसके अलावा जो संघ और प्रांतों के बीच में जो डिस्प्यूट्स हुआ करते थे उनका निपटारा करने के लिए एक जुडिशरी पैनल होना चाहिए। तो इसी के कारण से 1935 के एक्ट में एक फेडरल कोर्ट की जरूरत पड़ी। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस द फेडरल कोर्ट एंड द जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रीवी काउंसिल वेयर रिप्लेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच केम इनटू बिगिन इन जनवरी 1950। यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस जब स्वतंत्रता मिल गई उस समय फेडरल कोर्ट के अंदर एक प्रीवी काउंसिल भी हुआ करती थी। ठीक है, जहाँ एक तरीके से जजमेंट लेने में जो कोर्ट्स के जजेस होते थे उनकी मदद करती थी। तो ऐसे में प्रीवी काउंसिल हो गई और आपको जो फेडरल कोर्ट था इसको बिल्कुल इसको समाप्त कर दिया गया और फेडरल कोर्ट का नाम चेंज कर आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वो कब करा गया? जनवरी 1950 में। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपनी अस्तित्व में कब आया? तो आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बिगिन in January 1950. The Constitution of India 1950 envisages a Supreme Court with one Chief Justice and 7 Punitive Justice. ठीक है, यानी पहली बार 1950 में जब संविधान लागू हो गया हमारा, तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 7 जजेस और एक मुख्य न्यायाधीश यानी 8 जजेस की स्टैब्लिशमेंट की गई। The number of Supreme Court judges was increased by the Parliament and currently there was 34 judges including the Chief Justice of India. तो देखिए होता क्या है आपका, भारत में क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस का पैनल होता है या जजेस की जो नंबर ऑफ जजेस होते हैं इनकी संख्या को कौन अप और कौन डाउन कर सकता है, कौन घटा सकता है, कौन बढ़ा सकता है। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या हाई कोर्ट के जजेस की जो संख्या है इसको घटाने और बढ़ाने का काम भारत की संसद के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके अंदर 34 जजेस हैं, जिसमें 33 आपके जजेस हैं और 1 आपका सीजीआई यानी आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फंक्शंस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या क्या है? नंबर 1 फंक्शन की बात करें तो उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालय व न्यायाधिकरण जो ट्रिब्यूनल्स होती हैं उनके फैसले के खिलाफ अपील सुनने की ताकत रखता है। ये सबसे पहला इसका एक तरीके से फंक्शन हो सकता है आपका। दूसरा फंक्शन है आपका इट सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बिटवीन एंड सेंटर एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट। यानी इसके पास में ताकत है कि जितने भी आपके गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं आपस में या सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उन सभी विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका इट ऑल्सो हेयर मैटर्स विच द प्रेसिडेंट रेफर्स टू इट इन इट्स एडवाइजरी रोल। यानी सुप्रीम कोर्ट की एक सुप्रीम पावर ये भी होती है कि ये उन मामलों की सुनवाई भी कर सकता है जो राष्ट्रपति की सलाहकारी भूमिका के पास भेजे जाते हैं। जो राष्ट्रपति एडवाइजरी काउंसिल जो एडवाइज लेने के बाद में उन मामलों को रेफर करता है सुप्रीम कोर्ट के पास में। नेक्स्ट है आपका द सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो टेक अप केस सो मोटो। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास में एक सुप्रीम पावर होती है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई नहीं भी बताएगा किसी भी
टॉपिक पर फैसला लेने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी टॉपिक पर सुनवाई कर सकता है अगर वो टॉपिक राष्ट्र हित में है, जनहित में है, ठीक है। तो ऐसे में किसी भी टॉपिक पर सुप्रीम कोर्ट खुद से स्वमोटो यानी खुद से सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट है आपका द लॉ दैट सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स इन बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया एंड ऑन द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डिक्लेयर कोई भी लॉ, कोई भी कानून भारत की सभी अदालतों, संघ यानी यूनियन और राज्य सरकार सभी पर कंप्लीटली बाइंडिंग होगा, कंप्लीटली बाध्यकारी होगा। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन यानी क्षेत्राधिकार, तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है भाई? तो अगर हम ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात करें द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया हैज 3 टाइप ऑफ ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल, एपेलेट एंड एडवाइजरी, ठीक है। 3 टाइप के आप ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन देख सकते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, ओरिजिनल यानी मूल क्षेत्राधिकार, एपेलेट यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार और एडवाइजरी यानी सलाहकार। इसमें आर्टिकल 131, 133, 136 और 143 रेस्पेक्टिवली ये आपके 4 आर्टिकल इसमें वर्क करते हैं। आर्टिकल 131 क्या बोलता है? इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग केसेस। तो आर्टिकल 131 131 बोलता है कि कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन लागू होता है, जैसे भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो ऐसे उस विवाद का निपटारा करने के लिए ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन काम करता है। नेक्स्ट है आपका एनी डिस्प्यूट बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट, वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन द अदर साइड, यानी भारत सरकार और एक तरफ से अधिक राज्यों या दूसरी तरफ या एक से अधिक राज्यों के बीच का जो कोई विवाद है तो उस विवादों को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का यूज करता है। एनी डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, अगर 2 स्टेट या 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है उसको खत्म करेगा। पर इसमें एक कंडीशन ये है, अगर 2 राज्यों के बीच में नदी जल विवाद यानी रिवर डिस्प्यूट है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन काम नहीं करता है। यहाँ पर जो पार्लियामेंट इस ज्यूरिडिक्शन को, इस जो डिस्प्यूट को 2 स्टेट के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट होता है उसको खत्म करने के लिए अपना पावर का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर मैटर्स रिगार्डिंग द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी आपका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आपके सभी मौलिक अधिकारों को एक तरीके से मूल आधिकारिकता प्रदान की गई है, यानी एनफोर्स कर सकता है। आर्टिकल 32 के थ्रू, आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट किसी भी फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कर सकता है अपने पावर का, अपने ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का यूज करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट आपका इट कैन ऑल्सो ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन सबऑर्डिनेट कोर्ट टू अनदर स्टेट हाई कोर्ट, यानी ओरिजिनल हाई कोर्ट का ये भी एक स्पेशल इनकी पावर है सुप्रीम कोर्ट की कि किसी भी अधीनस्थ न्यायालय से कोई भी केस किसी दूसरे न्यायालय में या उच्च न्यायालयों में ट्रांसफर कर सकता है। एपेलेट ज्यूरिडिक्शन की, तो एपेलेट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है आपका? अंडर दिस ज्यूरिडिक्शन द सुप्रीम कोर्ट कैन हियर केस ओनली व्हेन दे आर अपेलेट अगेंस्ट अ हाई कोर्ट ऑर्डर, यानी सुप्रीम कोर्ट एपेलेट ज्यूरिडिक्शन सिर्फ इस कारण से है कि जो हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी फैसला सुनाया जाता है तो उस फैसले के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जो है अपील को सुन सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है आपके जो हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में ही कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट में फैसला नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, तो इसमें एक आर्टिकल आपका सीधे वर्क करता है, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 जो है ये आपका एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है। अंडर दिस ज्यूरिडिक्शन द प्रेसिडेंट कैन रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट टू ऑफर इट्स ओपिनियन ऑन एनी इशू ऑफ लॉ और फैक्ट, यानी प्रेसिडेंट जो है, भारत के राष्ट्रपति जो है, उनके पास में स्पेशल पावर है कि इस पावर का इस्तेमाल करके भारत के सुप्रीम कोर्ट से कोई भी एडवाइस यानी कोई भी सलाह ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी इशू, लॉ और फैक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 43 इस टाइप की सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। नेक्स्ट है आपका रिव्यू ज्यूरिडिक्शन। रिव्यू यानी आप कह सकते हैं जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया है। This is covered under Article 137 and it gives Supreme Court the authority, ठीक है, authority to review its judgment. There are 2 grounds on which a review is permitted. यानी आर्टिकल 37 का यूज कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसी भी मामले में, चाहे वो संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून हो या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया कोई भी
एक तरीके से जजमेंट हो या किसी हाई कोर्ट या किसी अदर कोर्ट के द्वारा जारी किया कोई भी जजमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, जिसको बोलते हैं ज्यूरिडिक्शन रिव्यू, ठीक है, जो आर्टिकल 137 के अंडर में आता है। किन किन बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस एलिजिबिलिटी, तो एज पर आर्टिकल 124 एन इंडियन सिटीजन हु इज बिलो 65 ईयर्स ऑफ एज इज एलिजिबल टू रिकमेंड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिनिमम जज का क्राइटेरिया, मिनिमम एज ऑफ क्राइटेरिया जज बनने के लिए नहीं रखा गया है। अगर कोई भी इंसान 65 साल से कम उम्र का है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट हो सकता है, ये बात क्लियर करी गई है संविधान के अंदर। नेक्स्ट है इफ अगर ही शी हैज बीन अ जज ऑफ वन और मोर हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट 5 ईयर, यानी अगर कोई भी पर्सन, कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल या उससे ऊपर से जज की प्रैक्टिस कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है और सी ही हैज बीन एडवोकेट इन वन और मोर हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट 10 ईयर, यानी अगर कोई भी एडवोकेट किसी भी हाई कोर्ट के अंदर 10 ईयर या उससे भी ज़्यादा से प्रैक्टिस कर रहा है तो ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल हो जाता है। करें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनने के लिए अगर कोई अपॉइंट हो जाता है तो उसके टेन्योर की, उसके कार्यकाल की सुरक्षा किस प्रकार हो। तो द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर गिवन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर वंस अपॉइंटमेंट दे विल रिटेन देयर ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, यानी अगर कोई भी पर्सन सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपॉइंट हो जाता है तो उसको उसके कार्यकाल की सुरक्षा दी जाती है कि एक बार नियुक्त होने के बाद में 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका सैलरी एंड अलाउंसेस, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज अगर कोई बन जाता है तो उसकी सैलरी अलाउंस किस तरीके से डिसाइड होती है और कितना होता है। तो द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट enjoy good salary and allowances and these cannot be decreased except in the case of the financial emergency, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सैलरी, अच्छी खासी अलाउंस, सैलरी वगैरह दिए जाते हैं और फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी में कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। इसमें मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई है, ठीक है, जो सीजीआई होंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो सीजीआई है, सीजीआई की जो सैलरी है वो सैलरी कितनी है भाई सीजीआई की 2.80 लाख पर मंथ, ठीक है। और वहीं जो अदर जजेस है हमारे, जो अदर जजेस है, अदर जजेस की सैलरी अगर आपसे पूछ ली जाए तो अदर जजेस की सैलरी क्या बताएंगे 2,50,000 रुपये महीना। तो ये सीजीआई की सैलरी है और ये आपकी अदर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं अदर, उनकी सैलरी है। पावर ऑफ ज्यूरिडिक्शन, तो द सुप्रीम कोर्ट पावर एंड ज्यूरिडिक्शन कैन ओनली बी एडेड द पार्लियामेंट एंड नॉट टू बी कर्टेल्ड, यानी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और अधिकार केवल संसद के द्वारा ही बढ़ाई जा सकती हैं, उन्हें कम नहीं किया जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ बढ़ाया जा सकता है। और ये बढ़ाने की पावर किसके पास में है, भारतीय संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट के पास में। नेक्स्ट है आपका द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज हर ड्यूटीज कैन नॉट बी डिस्कस इन द लेजिस्लेचर, यानी अगर कोई भी जज अपनी पोस्ट पर है, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज है और उसके कार्यकाल के दौरान अगर कोई भी डिसीजन, कोई भी जजमेंट दिया जाता है तो विधायिका के अंदर उसके जजमेंट्स पर, उसकी ड्यूटीज पर, उसके कार्यों पर चर्चा नहीं हो सकती है। ये भी इसकी एक फ्रीडम है, एक पावर है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज कोलेजियम, यानी सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम जो शब्द है इसका इस्तेमाल क्यों होता है, तो आइए जानते हैं हम कोलेजियम शब्द क्या है। तो कोलेजियम सिस्टम वाज बोर्न थ्रू 3 जजेस केसेस and it is in practice since 1998. It is used for appointment and transfer of judges in high courts and supreme court, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर जजेस की अपॉइंटमेंट करनी हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर जजेस की ट्रांसफर करनी हो, तो ऐसे में आपका कोलेजियम सिस्टम यूज होता है। कोलेजियम सिस्टम पहली बार कब आया, तो 1998 के अंदर 3 जजेस ने अपना एक जजमेंट दिया। इन जजमेंट के कारण पहली बार 1998 के अंदर कोलेजियम सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस हुआ और यहाँ से जजेस के अपॉइंटमेंट और जजेस का रिमूवल या जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर की बातें कोलेजियम सिस्टम से ही सोल्व की जाएंगी, इस बात को क्लियर कर दिया गया। टू हेड द कोलेजियम सिस्टम, यानी कोलेजियम सिस्टम जो है आपका, जिसके थ्रू किसी भी जजेस की अपॉइंटमेंट या उसका ट्रांसफर होता है, उसको हेड कौन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम इज हेडेड बाय द सीजेआई, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोलेजियम सिस्टम को हेड करते हैं एंड कंप्राइज 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है।
एंड हाई कोर्ट कोलिजियम इज लेड बाय द चीफ जस्टिस एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी भी जज को अपॉइंट करना है, ठीक है, तो ऐसे में उस कोलिजियम सिस्टम को हेड कौन करेगा? सीजीआई के अलावा अदर 4 सीनियर जजेस और होंगे, यानी एक आपका पैनल बनता है 5 जजों का जो अपनी सिफारिश पेश करते हैं, ठीक है, और उनके सिफारिश के आधार पर ही भारत के राष्ट्रपति किसी भी जज को अपॉइंट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर वही बात आ जाए आपके हाई कोर्ट की, तो किसी भी हाई कोर्ट के अंदर अगर किसी भी जज को अपॉइंट करना हो, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना हो, एक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लेके आना हो, तो ऐसे में वहां भी एक पैनल बनेगा। इस पैनल को हेड करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई, प्लस में आपके जो जजेस होंगे उसमें 4 हाई कोर्ट के जजेस इस पैनल का हिस्सा बनेंगे, यानी यहाँ भी 5 लोगों का 5 जजेस का पैनल बनता है। इसके बाद बात करते हैं 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। ये एक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्ट के थ्रू पहली बार संसद ने सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसको छीनने की कोशिश करी थी यहाँ पर। इसका मीनिंग क्या है? द नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट, एनजेएसी एक्ट। इस एक्ट के थ्रू हुआ क्या था? इस एक्ट ने ये बताया था कि जो कोलेजियम सिस्टम है जो कि जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर पर काम करता है, ये सिस्टम अब से खत्म होता है और अब से चालू होगा एनजेएसी, और एनजेएसी पूरे तरीके से कंट्रोल किया जाएगा संसद के द्वारा, और संसद में यानी आपका जो सरकार है वो डिसाइड करेगी कि किस जज के ट्रांसफर कब होना है या कौन जज कहां पर अपॉइंट किया जा सकता है। हालांकि इस जो एक्ट आया था, इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल रिव्यू से समाप्त कर दिया था। रिमूवल ऑफ जजेस, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं इनको किस किस बेसिस पे रिमूव करा जा सकता है, ठीक है। तो नंबर 1, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को बिना प्रेसिडेंट के किसी भी ऑर्डर के रिमूव नहीं करा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका द एड्रेसेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउसेज, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को उसकी पोस्ट से हटाना हो तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेज से उसको स्पेशल मेजोरिटी से उस रेजोल्यूशन को, बिल को पास करना जरूरी है, ठीक है, तभी उस किसी भी जज को उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। क्लियर है? स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? टू थर्ड, यानी जो आपके प्रेजेंट मेंबर है उसका 2/3 सदस्य स्पेशल मेजोरिटी होते हैं, ठीक है। द ग्राउंड ऑफ रिमूवल आर टू प्रोवाइड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, यानी अगर कोई भी जज अगर अपनी पोस्ट का दुर्व्यवहार करता है या अपने कार्य को करने में वो अक्षम है, ठीक है, इनकेपेबल है, तो ऐसे मामले पर उनको उनकी पोस्ट से रिमूव करा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका नो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार, यानी ऐसा कोई भी जज अभी तक भारत के अंदर ऐसा नहीं आया है, ऐसा कोई केस नहीं आया है जिसके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसीजर यानी रिमूवल प्रोसीजर को कंप्लीट किया गया हो। हाँ, ऐसा तो है कि इम्पीचमेंट प्रोसीजर को स्टार्ट जरूर किया गया पर कंप्लीट कभी नहीं हुआ। सबसे पहला इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो स्टार्ट होता है वो होता है आपका 1993 के अंदर, 1991 से 1993 के अंदर वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जिनके ऊपर ये केस चलाया जाता है इम्पीचमेंट का प्रोसीजर, पर ये आगे नहीं चल पाता है और ये खत्म हो जाता है। और भाई 2017-2018 में जस्टिस दीपक मिश्रा के ऊपर, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर आपका ये इम्पीचमेंट प्रोसीजर चलाया जाता है और ये भी पूरा नहीं हो पाता है, जिस कारण से दोनों ही जजेस जो है इम्पीचमेंट का जो रिमूवल प्रोसीजर है इससे फ्री हो जाते हैं। नेक्स्ट है हाउ आर सैलरी एंड अलाउंसेस डिटरमाइंड, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सैलरी और अलाउंसेस को कौन डिटरमाइन करता है, कौन बनाता है, कौन निर्धारित करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेष अधिकार, छुट्टियां और पेंशन या समय समय पर संसद के द्वारा दी जाने वाली जो अलाउंसेस होते हैं वो कौन फिक्स करता है? भारत की संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट। यानी इंडियन पार्लियामेंट को राइट है कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस की सैलरी, अलाउंस, प्रिविलेजेस, लीव, पेंशन किसी पर भी फैसला ले सकती है। हालांकि एक बार अगर कोई भी जज अपॉइंट हो जाता है तो ड्यूरिंग सर्विस उनकी सैलरी को किसी भी हालत में अलाउंसेस को कम नहीं किया जा सकता, चाहे देश के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी ही क्यों ना लगी हो। इंडिपेंडेंट ऑफ इम्पार्शियल फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, जैसे मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, कोलेजियम सिस्टम, हम इस पर बात कर चुके हैं ऑलरेडी। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी एक बार अपॉइंट हो गए तो सिक्योर है 65 साल तक। फिक्स सर्विस कंडीशन, यानी एक बार इनकी सर्विस अगर ये अपॉइंट हो जाते हैं
तो ये किसी की भी इच्छा पर डिपेंड नहीं करते हैं। इनको अगर हटाना है तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर रिमूवल वाला हटाइए, इम्पीचमेंट चलाइए, नहीं तो नहीं। इसके बाद में एक्सपेंस चार्ज ऑन द कंसोलिडेट फंड, यानी इनके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, सभी के सभी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होते हैं। नेक्स्ट है कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस, यानी जो जजेस के द्वारा कोई भी फैसला दिया जाता है, कोई भी कार्य किया जाता है, एग्जीक्यूटिव के अंदर उसका कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं रिटायर होने के बाद में किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का कोई लाभ का पद एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट को लेकर या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश को लेकर कोई अवहेलना करता है तो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाकर उनको पनिश कर सकता है, ठीक है। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, यानी उसके स्टाफ को, सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ को अपॉइंटमेंट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो अपने स्टाफ की खुद से अपॉइंटमेंट, खुद से एग्जाम ले सकता है, खुद से रिक्रूटमेंट निकाल सकता है, ठीक है। तो ऐसे में किसी भी बोर्ड की या किसी भी गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ की जो स्टाफ को फिल किया जाए, उसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। नेक्स्ट है आपका इट्स ज्यूरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड, यानी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को कभी भी कर्टेल्ड यानी कम नहीं किया जा सकता है, हालांकि इसको एनहेंस किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है, वो भी भारत के पार्लियामेंट के द्वारा। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आपका आर्टिकल 50 सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। आर्टिकल 50 एक बात क्लियर कर देता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो आर्टिकल 50 ही बताता है कि किस तरीके से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में विभेद यानी भेद किया जाएगा, ठीक है। दोनों ही अपने अपने सेक्टर्स में इंडिपेंडेंट होंगे। आर्टिकल 124 कुछ इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 124 क्या बोलता है, एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किस आर्टिकल के थ्रू किया जाता है, तो आर्टिकल 24 के थ्रू। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 124(1) में क्या बताया गया, आर्टिकल 124(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज फिक्स्ड बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स करी जाएगी, पर किस आर्टिकल का यूज कर आर्टिकल 124(1) का यूज कर। आर्टिकल 129 किस चीज के बारे में बताता है, आर्टिकल 129 बताता है आपका एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय, भारत में दो ही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आर्टिकल 131 क्या बताता है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मूल क्षेत्राधिकार क्या होगा, ये आर्टिकल 131 में बताया गया है। आर्टिकल 137 क्या बताता है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ जजमेंट्स, ठीक है, किसी भी जजमेंट को रिव्यू करना सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम पावर है, आर्टिकल 137 बताता है। आर्टिकल 141 क्या बताता है आपका, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी लॉ डिक्लेयर करा जाता है तो सभी कोर्ट्स के ऊपर ये बाइंड है, सभी कोर्ट्स के ऊपर बाध्यकारी है, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट की सैलरी, सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स, पावर, फंक्शन, हम सब पे बात कर चुके हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बाकी आप प्रैक्टिस करिए, लगे रहिए ताकि आपका सीटेट एसएसटी में आपके अच्छे मार्क्स आ सके। धन्यवाद।